नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्राथमिकता दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। टिहरी जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए गठित QRT के नए सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। घटनाओं को कम करने और घटना के बाद रेस्क्यू को लेकर दी गई अहम जानकारी। और प्रोत्साहन मिलने से मंडुए की पैदावार में हुई बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से गांवों के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ सरकार निरंतर ग्रामीण भारत के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। यह महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए, पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 के शुरू में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव भारत की विकास यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह देश की नई पहचान भी बन रहा है। उन्होंने इसके आयोजन के लिए नाबार्ड और अन्य सहयोगियों को बधाई भी दी। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महोत्सव में भाग लेने वाले शिल्पकारों के साथ बातचीत भी की। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। टिहरी जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए गठित QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम के नए सदस्यों के लिए वन विभाग की ओर से प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष के दौरान हुई घटनाओं को कम करने और घटना के बाद रेस्क्यू को लेकर अहम जानकारी दी गई। नई टिहरी वन चेतना केंद्र में उप प्रभागीय वनाधिकारी रश्मि ध्यानी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव रेस्क्यू टीम संघर्ष दल में 8 नए सदस्यों को जोड़ा गया है, क्योंकि कई पुराने टीम सदस्यों का स्थानांतरण हो गया है। ये दल इस तरह की घटनाएं होने पर 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। खासकर गुलदार ने भिलंगना, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, जौनपुर आदि क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में यह प्रशिक्षण उनके लिए भविष्य में काम आएगा।
आज हमारे टिहरी वन प्रभाग के टिहरी रेंज अंतर्गत वन चेतना केंद्र में हमने QRT के इंडक्शन को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें जो हमारी QRT टीम टिहरी की थी उसमें कई स्टाफ के ट्रांसफ़र के फलस्वरूप टीम थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। आज हमने अपने यहाँ पे नए फॉरेस्ट गार्ड्स और नए फॉरेस्टर्स को एक QRT में फॉर्मल इंडक्शन किया है, जिसमें उन्हें QRT ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारा रेस्क्यू होता है उसका स्ट्रैटेजी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और आफ्टर चीज़ों को कंट्रोल करना, उन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी है। साथ ही किस तरह से उनका अपना मेंटल एप्टीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, और किस तरीके से उनका इक्विपमेंट हैंडलिंग होगी, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी है। और आशा करते हैं कि जो हमारी टिहरी की QRT जिस तरीके से एक अग्रणी हमेशा रही है, उसी तरह से ये लोग भी आकर के अपना 100% इस टीम को दे सकें और हम लोग अपने अदर रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी सक्सेसफुली कर सकें। प्रशिक्षक और वन क्षेत्राधिकारी टिहरी रेंज आशीष डिमरी ने QRT सदस्यों को हथियारों के प्रयोग, सर्विसिंग और मरम्मत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब जबकि फायर सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में सीजन शुरू होने से पूर्व नए भर्ती हुए फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और संबंधित कर्मियों को यह महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए, हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। अभी आपको विदित होगा, ये आप लोग भी काफ़ी सक्रिय उसमें वो योगदान दिया था। जब हमारे घनसाली में विलंगना में जो है 3 बच्चों की जान ले ली थी गुलदार ने, तब से पूरे हमारा ये था कि हम हर समय अलर्ट मोड पे रहें और 24 घंटा हमारी जो है QRT टीम इस तरीके से रहे, तो इनके ओरिएंटेशन की हर समय ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हमारे जितने भी हमारे पास गन हैं, हथियार हैं, ये भी अपने उसमें रहें, एक्टिव रहें, इनकी केयर, रिपेयरिंग और इनकी सर्विसिंग वगैरह टाइमली होती रहे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है अब ये रोटेशन वर्कशॉप की जा रही है, क्योंकि इसके बाद स्टाफ थोड़ा फायर में बिजी हो जाएगा। एक हम उसके बाद फायर के दौरान भी एक इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन करेंगे, एक ट्रेनिंग कम उसका वो करेंगे। दूसरा, कई नए बच्चे फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर नई भर्ती के आए हैं, उनको इस चीज़ से वो कराना कि आपकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप किस तरीके से जब इस तरीके की कोई घटना वास्तविक रूप से होती है तो कैसे आप मॉब कंट्रोलिंग करेंगे, किस तरीके का आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ये सब कैसे होना चाहिए। कुछ समय पहले तक उपेक्षित रहने वाला मंडुआ अब हाथों हाथ बिक रहा है। राज्य सरकार ने ही इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा है। सरकार ने इस साल किसानों को मंडुआ पर 4200 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य भी दिया है। उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में परंपरागत रूप से मंडुआ की खेती होती रही है, लेकिन कुछ साल पहले तक मंडुआ फसल उपेक्षा का शिकार रहती थी, जिस कारण किसानों का भी मंडुआ उत्पादन के प्रति मोह भंग होने लगा था। लेकिन केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा अब मिलेट्स फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण उत्तराखंड में मंडुआ उत्पादक क्षेत्र के साथ ही उत्पादन भी बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार ने मंडुआ उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले 2022 में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदना शुरू किया। साथ ही उपभोक्ताओं तक मिलेट्स उत्पाद पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया। इसी तरह सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन शुरू करते हुए उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मिलेट्स उत्पादों को अपनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार, किसानों से खरीद से लेकर भंडारण तक की मजबूत व्यवस्था तैयार की। वहीं किसानों को बीज खाद पर 80% तक सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही सरकार ओपन मार्केट और हाउस ऑफ हिमालय के जरिए भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव कराने के लिए चमोली जिले में आज 304 मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि सभी मतदान अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। जहां पर भी कोई संदेह हो तो बेझिझक होकर संदेह को दूर कर लें। उन्होंने कहा कि मतदान पेटी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का चेकलिस्ट से मिलान अवश्य कर लें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान के व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार के मतपत्रों को भरने व मतपेटी को सील करने की जानकारी दी गई।
शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्री केदारनाथ मंदिर के शीतकालीन प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में सर्वाधिक 6,482 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि पांडुकेश्वर में 5,104 तीर्थयात्रियों ने श्री बद्री विशाल के शीतकालीन दर्शन किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत 8 दिसंबर को पंच केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंच केदार शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश किया था। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं में अब तक शीतकालीन यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। ठंड से बचाव की भी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश में जो शीतकालीन यात्रा है वो उसके लिए एक व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की गई थी और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। अभी नववर्ष के अवसर पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, उनमें पहुँचे। अब तक लगभग 15,000 से अधिक श्रद्धालु हमारे धामों में शीतकालीन यात्रा में पहुँचे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और व्यापक स्तर पर जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो संचालित होगी। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।